के 2024 के संग्राम की। और वीकेंड के आज इस पब्लिक डिबेट में बीते हफ्ते एनडीए और विपक्ष का जोरदार शक्ति परीक्षण हुआ। एनडीए के खेमे में 39 तो विपक्ष के खेमे में 26 अर्थात 26 दल जुटे। विपक्ष ने गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर INDIA इंडिया कर दिया। विपक्ष का दावा है कि इस बार एनडीए को इंडिया जरूर हराएगा, यानी मोदी इस बार हार जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इंडिया नाम पर सियासत कर रहा है। वैसे खबर तो यह भी है कि महीनों से 2024 के महागठबंधन के लिए राज्य दर राज्य भटकने वाले नीतीश बाबू बड़े परेशान हैं, साइडलाइन कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखने के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश बाबू एक्स्ट्रा लार्ज स्माइल के साथ मीडिया के सामने तो जरूर आए और मनमुटाव की बात से इंकार कर दिया। लेकिन सवाल है, क्या नाम इंडिया रख लेने से 2024 में भारत की वोट मिल जाएगी? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी चाहती हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ कांग्रेस साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे पहले ही कमजोर हो चुके हैं। शरद राव पवार की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी है। दावे तो यह भी होते हैं कि बिहार में आरजेडी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खोखला कर रही है। ऐसे में सवाल है कि 2024 में विपक्ष के सपने पूरे होंगे कैसे? और सवाल यह भी है कि अब की बार वोट काम पर मिलेगा या नाम पर मिल जाएगा? यह हफ्ते का यह देश है हमारा। इसी बड़े मुद्दे पर आपको याद होगा नामदार और कामदार, क्या यह नामदार और कामदार की लड़ाई होगी? आज इस हफ्ते का यह देश है हमारा न्यूज 18 पर इसी मुद्दे पर व्यूअर्स। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। 2024 का मैदान तैयार है, सेनाएं भी लामबंद हो चुकी हैं। एनडीए की 39 पार्टियों के सामने विपक्ष की 26 पार्टियां दम भर रही हैं। इस बीच विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर एनडीए पर वैचारिक बढ़त लेने का दांव चला है। कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. खबर यह भी है कि विपक्ष के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। आरोप है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पूरी मुहिम को हाईजैक कर लिया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम रखने के भी खिलाफ हैं, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल तो इन सभी दावों को गलत बता रहे हैं। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना। नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। दूसरी ओर मायावती, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी को अभी किसी भी गठबंधन में एंट्री नहीं मिली है और इसका गुस्सा इन नेताओं के बयानों से झलक भी रहा है। उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के था उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने। विपक्ष अपने गठबंधन के नाम को गेम चेंजर बता रहा है तो एनडीए इसे मौका परस्त सियासत ठहरा रहा है। सवाल है कि 2024 में जनता वोट नाम पर देगी या फिर काम पर? तो वोट पड़ेगा नाम पर या काम पर? जनता जनार्दन मेरे साथ है। आइए एक एक करके परिचय कराते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि एनडीए और इंडिया
यानी जो नया गठबंधन है उसके कई पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले टीम एनडीए से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के और प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के, और टीम इंडिया जो टीम यूपीए हुआ करती थी पहले, उससे मौजूद है आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी के, और जनता जनार्दन आपका जोरदार अभिनंदन है जी। चलिए तो इस चर्चा की शुरुआत जनता से करी जाती है कि इस बार वोट नाम पर या काम पर, कौन बोलेगा इसके ऊपर अपना हाथ खड़ा करे? आप बोलेंगे, बोलिए। वोट हमेशा काम के ऊपर मिलना चाहिए, नाम पर क्यों वोट मिलेगा? नाम पर आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें जो वोट मिलना चाहिए वो काम पे मिलना चाहिए। काम पे मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि वोट काम पर मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? वोट काम किया है? वोट काम पर ही मिलना चाहिए, और मोदी जी ने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। चलिए अब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। और मृत्युंजय तिवारी, शुरुआत के 60 सेकंड आज मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि बिहार से ही यह सारा कुनबा चला, लेकिन नीतीश बाबू को ही इन लोगों ने साइड कर दिया, या फिर खबर गलत आई? क्या आपको लगता है कि इंडिया होने से इनका पूरा समर्थन मिल जाएगा आपको? देखिए, जो बातें मीडिया में खबरें आए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं, या ये सब चीज़ जो खबर चली, इसका तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने वक्तव्य से स्पष्ट कर दिया। तो ये खबरें चलवाई जाती है इसलिए कि हमारे विरोधी बीजेपी परेशान है। जब से विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई, वो अब रंग ला रही है। उसकी सफलता की गारंटी बेंगलुरु की बैठक में देखिए कि 26 दल उस बैठक में शामिल हुए जी। और इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को एनडीए याद आई, अपने सहयोगी जो बड़े बड़े सहयोगी थे, जो पुराने थे, वो सब छोड़कर चले गए। लेकिन छोटे छोटे दलों को जो एक दूसरे से टूट कर गए, वो सारे दलों को लेकर के वो अपना दिखाने लगे कि कुनबा। कल तक जो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, 38 दलों को बुलाना पड़ा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाना पड़ा। कल तक कह रहे थे करेंगे। ये 39 हो गए हैं। आपके अपने 60 सेकंड में बात को रखा। अब धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आता हूं। एक मुझे कहानी याद आई, आपकी झोपड़ी भी जली लेकिन फिर सवार होकर आप उसी तरफ चले गए। ऐसा क्या हुआ? मजबूरी थी या कुछ और कमजोरी थी? न मजबूरी थी अमीश भाई, न कमजोरी थी। न मेरी झोपड़ी जली है, न मेरा महल जला है। हमारे नेता कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पार्टी हमारी तोड़ी गई भाई साहब के द्वारा। राजद और इनके अभी जो वर्तमान में एनडीए में बता रहे मंत्री एनडीए में 10 सेकंड के लिए मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपको, आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन थोड़ा तो साफ गोई से बोलिए। आप कह रहे हैं पार्टी राजद ने तोड़ी, लेकिन वो गई एनडीए के अंदर। वही से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य से सुनिए तो सही जी। नीतीश कुमार जी आज तक किए क्या? सिर्फ तोड़ जोड़ की राजनीति। इसीलिए जो ललन बाबू हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बराबर पॉलिटिकल डायनामाइट बोलता हूँ। ये शब्द वो आज तक तोड़ने का काम उन्होंने किया है। अब किसके मजबूरी में, किस मजबूरी में उन्होंने किया, लेकिन हमारे दल को तोड़ने के पीछे पूरा जिम्मेवारी मैं देता हूं जदयू के लोगों को और मुख्यमंत्री जी को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब ये लोग जो कह रहे हैं बिहार में, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, अगर कहिए तो मैं गुनगुना दूं। जी जी जी। एक गाना था ना, एक दूसरे के लिए करते हैं प्यार हम, तो एक दूसरे पे करते हैं वार हम, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे पे क्या लिखा हूं मैं? चलिए आप भूल गए गाना, आप भूल गए। लेकिन मैं आलोक शर्मा के पास आता हूं। कई बार हो जाता है ऐसा, जब कुछ बना के बोलना होता है तो भूल जाता है आदमी, लेकिन मैं कई बार भूलने को अलाउड है सर, लाइव शो है हमारा। ओके आलोक बाबू आपके पास आता हूं। अब आ गया याद आपको? मैं पूरा कर देता हूं। अब बोलिए तो परमिशन। 2 सेकंड में पूरा कर देता हूं। 2 सेकंड पर देखिए, गाते आप अच्छा नहीं है, इसलिए गा के सुनाइएगा। 10 सेकंड जी पूरा। जी 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 10 सेकंड। एक दूसरे पे करते हैं वार हम, वार या प्यार, एक दूसरे के लिए बेकार हम, एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो सीटों में, इसलिए उनको एक दूसरे के वास्ते देना पड़े तो नहीं तैयार हम। ये गा किसके रहे हैं? तैयार हम। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुधांशु जी से पूछूंगा बाद में, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आता हूं।
सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है, क्या आपको लगता है कि वोट नाम पर मिल जाएगा या काम पे मिलेगा? क्योंकि जनता ने बोला कैसे मिल जाएगा नाम पर वोट। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो मोदी जी ने तमाम वोट जो अपने नाम पर ही मांगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो नाम पर वोट मांगने वाले तो मोदी जी थे, और वो नाम अब पूरी तरह से आरएसएस ने कर दिया खारिज। क्या मोदी जी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर, केवल इस नाम पर हम जीत नहीं सकते हैं, और कर्नाटक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो आरएसएस कह रही है। अब बात आती है काम की। काम अभी पूरा देखा पिछले 77-78 दिनों से किस तरह से मणिपुर जला है, और किस तरह से डबल इंजन की सरकार वहाँ पर आग में दरस्त होकर जिस तरह से पूरे मणिपुर को झोंक दिया है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है। देश के ऊपर 4 गुना के करीब, 3.5 गुना के करीब कर्जा बढ़ा दिया। एक किसान के ऊपर 32,000 रुपये का कर्जा था, वो 74 पर पहुंच गया। बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट है, 1150 रुपये का सिलेंडर है। चीन घुसकर बैठा है, मोदी जी क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि काम पर वोट मिलेगा। जी सुधांशु त्रिवेदी, अब इनका नाम इंडिया हो गया है। आपके मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब उन्होंने अपने नाम के आगे भारत लगा दिया। तो क्या इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है तो आप इंडिया को पसंद नहीं करते? ये एक अंडरलाइन मैसेज देने का प्रयास कर रहा है दूसरा गठबंधन, क्या करिएगा आप? इसका भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी दल पहले पटना में फिर बेंगलुरु में मिले, ये कौन है? काम की बात करते हैं ना, ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे और उतराए हैं। ये वो हैं लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद चुके चुकाए हैं। ये वो हैं जिसमें से कई लोग, राहुल गांधी जी जैसे, कुर्सी छोड़ के भागे भगाए हैं, और हमारी तरफ मोदी जी तपे तपाए और आजमाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी तपे तपाए हैं, आजमाए हैं, तो जब एक अकेला सब पे भारी था तो 38 क्यों लाए गए? उस पर भी मैं बात बताता हूं। देखिए, जो अकेला था ना, उसको तो कितना अकेला करने की कोशिश की गई पिछले 23 साल से। गुजरात से लेके, देश से लेके विदेश तक चिट्ठियां लिखी गई, मगर आज उसकी हैसियत देखिए कि देश की जनता तो साथ में आई, भारतीय जनता पार्टी और सारे दल तो साथ आए, और आज स्थिति यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होते हैं तो रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है स्ट्रेटेजिक एलाई। तो मोदी जी के लिए तो वो है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जो जुड़ते गए और काफिला बनता गया। सर, एक लाइन और कह दूं। जी, इन्होंने बहुत अच्छी, एक मैंने मतलब एक लाइटर नोट, आप भी कुछ गुनगुनाएंगे? एक लाइन ऐसे वही बता रहे। पहले मैं एक बचपन में मैंने कविता सुनी थी, हास्य व्यंग की कविता थी, कि एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपने पति को प्रेम पत्र लिखती है, तो किसी और से लिखवाती, फिर कहती नहीं फर्स्ट और लास्ट लाइन हम लिखेंगे। तो उसको समझा जाता क्या लिखना, कहता सबसे पहले तुम लिखना प्राणनाथ, और अंतिम शब्द लिखना आपके चरणों की दासी, तो वो खुश हो जाएगा। अब वो याद करके जाती, लास्ट में वो क्या लिख देती, ऊपर लिखती है चरणदास, और नीचे लिख देती आपके प्राणों की प्यासी। आज स्थिति ये है, ये सारे दल बेंगलोर में जाकर एक दूसरे के चरणदास, और कलकत्ता में इनकी पार्टियां एक दूसरे की खून की प्यासी। जी दिन पहले हुए चुनाव। राजकुमार भाटी, अब आपने लंबा बोला। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी आपसे मेरा पॉइंट है। देखिए, एक चीज उनकी क्लियर है कि उनका नेता नरेंद्र मोदी है, जो पिछले 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और उसी के साथ वो लोग जाएंगे। आपके नेता पर सवाल है। बेंगलुरु से जैसे ही बैठक खत्म हुई तो ममता बनर्जी की सांसद और नेता ने बोला कि ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय है, उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई कि अरविंद केजरीवाल कौन से कम है, उनकी तो 2 राज्यों में सरकार है। फिर क्या आपको लगता नहीं है खेल अभी बाकी है? पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। बातें तो इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बातें तो ऐसा लगता है कि देश को बदल के रख देंगे। ये दावा करते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मोदी जी मणिपुर में फेल हो गए। मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। आपने अभी जो सवाल उठाए, देखिए, जो अभी जो डिबेट शुरू हुई, 3-4 ऐसे शुभ संकेत मिले कि हमें लगता है कि इंडिया की सरकार तो बनने वाली है। पहली शुरुआत तो आपने की। अब तक हम ये सुनते हैं, हमारे कान पक गए
मोदी जी तो हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं, एनडीए हर समय चुनाव की तैयारी में रहता है, बीजेपी तैयारी में रहते, विपक्ष कुछ नहीं करता। लेकिन आज शुरुआत अमीश देवगन जी ने इन शब्दों के साथ की कि विपक्ष की तैयारी देख के लगता है कि 24 में घमासान होगा। की नहीं की? इसका मतलब इंडिया कामयाब है। दूसरी बात, जो बार बार हमें समझाते थे, ये नाम बदलते थे, इनकी केंद्र सरकार नाम बदलती थी, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलती थी, मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर कर देते थे, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हम कहते थे नाम बदलने से क्या होता है ना, शहर तो वही रहेगा, सुविधा तो बढ़ेंगे नहीं। आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, इंडिया नाम रखने से क्या होता है। ये परिवर्तन देखिए आप। तीसरी बात इन्होंने कहा, नाम पर नहीं काम पर वोट मिलेगी। जो 38 पार्टियां एनडीए में हैं, पहली बात तो जो अहंकारपूर्ण घोषणा लोकसभा के अंदर की गई थी, एक अकेला सब पर भारी, वो खोखली साबित हो गई। अकेला इतना डरा कि ऐसे ऐसे दल इकट्ठे कर लिए जिनके नेताओं के नाम सुधांशु जी भी नहीं जानते। मेरा दावा है उनके नाम ये भी नहीं बता सकते उन नेताओं के। और ये 38 जो पार्टियां हैं अमीश जी, लेकिन मैं आखिरी 2 बात जी, ये जो 38 पार्टियां हैं, 24 तो इनमें ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुला है, जिनकी कोई सीट नहीं। सही बात आप कह रहे हैं, 24 का खाता नहीं खुला है, आपका सही है। जी 11 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से हैं, जहां से कुल 25 लोकसभा सीट आती हैं। सर है तो देश का अभी मणिपुर बोले थे, अभी आ गए नॉर्थ ईस्ट, जहां से मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संख्या बढ़ाने के लिए देश में 1200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जी, संख्या तो 1000 तक भी ले जाएंगे, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? जो एनडीए के 7 पार्टियां हैं, उनके टोटल वोट पिछले चुनाव में 2 करोड़ थे, और जो इंडिया के बीजेपी का अपना ही 303 का नंबर है, तो बाकी का क्या करिएगा? आपका कितना नंबर है? एक सेकंड। और जहां तक आपने बोला भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया, नाम बदला नहीं है, जो उसका वास्तविक नाम था उसको लेके आया गया है। फर्क है दोनों में। अब जो फर्क है दोनों में, अब इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज पहले था, इसलिए वो मुन्ना जी आपके पास सवाल ये है, सुधांशु और आलोक शर्मा, एक सेकंड। जी सवाल ये है कि चाहे हम उसे प्रयागराज कहें चाहे इलाहाबाद कहें, सड़कें तो जू की तू रहेंगे। ठीक है, आपकी बात तो मैंने माना, उन्होंने कहा नाम में क्या, प्रयागराज बदला हुआ नाम नहीं है, प्रयागराज ओरिजिनल नाम है जी। अब मैं सुधांशु आपके पास आता हूं और फिर आलोक शर्मा के बाद। सुधांशु 30 सेकंड में मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने 38 दल इकट्ठा करे, जो बात राजकुमार भाटी ने बोली वो लॉजिकल है। अब उसमें से कई दल तो ऐसे हैं, 24 दल हैं लगभग, जो मेरा पास नंबर है, जिनका कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। और क्या आपको लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे उस तरफ है लेकिन शिंदे आपकी तरफ है, शरद राव पवार उनकी तरफ है, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आपकी तरफ है, तो कहीं ना कहीं आप डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं अलायंस पार्टनर्स के अंदर। देखिए, जहां तक अगर ऐसी बात कहें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। अगर इनसे पूछे समाजवादी पार्टी का यूपी के बाहर कितने सांसद हैं, जदयू के बिहार के बाहर कितने सांसद हैं, तृणमूल के बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, वो बात अपनी जगह है। पर बंगाल तो है ना, बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं, और सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राजभर जी के राष्ट्रीय जनता दल। मैं पूछता हूं राजभर जी के कितने सांसद हैं? सर राजभर जी के कितने सांसद हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसी अनेक निषाद पार्टी के कितने सांसद हैं? मैंने तो छोटों की नहीं, बड़े बड़ों की बात बोली, और बहुत अच्छी बात। छोटे दल है? नहीं, मैंने, इन्होंने कहा ना छोटे, हमने कहा बड़े दल। आपने जो बोला, इन्होंने जिस पे टिप्पणी की, घमासान होगा जनाब, घमासान होगा और जरूर होगा, मगर जानते किसमें होगा? ये तथाकथित इंडिया के दलों में आपस में होगा घमासान। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अभी तो फूफाई रूट के गए हैं, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। सुनने में क्या आया कि ये लोग जब वहां जाके बेंगलोर में मिले तो केजरीवाल जी कांग्रेस वालों के साथ मुखातिब नजर नहीं आ रहे थे, ऐसी न्यूज आई। ममता बनर्जी जी, आपकी बड़ी नजर थी वहां पर। सुनिए तो, अरे नजरें तो पूरी सुनिए। और जो ये भी थे चार्टर्ड प्लेन से आ रहे थे, मगर नीतीश जी बाबू पहले आ गए, पटना में उतर के भी मीडिया से नहीं बोले, फिर भी मिलने जाते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला था ना, तो मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती, जो कांग्रेस के नेता, जो गठबंधन है तथाकथित INDIA, इसके ऊपर कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। ठीक है, और एक लाइन और कह दूं, इंडिया, एक मिनट, इन्होंने कहा इंडिया नाम, वैसे नाम से कुछ होता है तो राहुल गांधी के नाम में गांधी होने से महात्मा गांधी याद आ जाते हैं, मगर शॉर्ट फॉर्म अगर कहते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है ना। मैंने आज तक किसी को इंक कहते नहीं सुना जी। अब क्या इंक खत्म हो गई क्या? मतलब जो इंडिया। आलोक शर्मा एक स्पेसिफिक सवाल, जैसे बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए के साथ 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी ने आपकी सरकार को हराया,
पंजाब में आपकी सरकार को यानी कांग्रेस की सरकार को हराया, और सिर्फ हराया नहीं, दिल्ली में तो 2 टर्म में इस तरह की सिचुएशन हुई, और आपकी लोकल लीडरशिप, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा हो, वो सब लोग आज कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि वही गलती जो मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो लालू यादव को सीएम बनाने की कांग्रेस ने करी थी, जो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की गलती करी थी, और उसके बाद कांग्रेस का हाल बुरा हो गया उन राज्यों के अंदर, क्या वही गलती आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है 1989 के बाद से देश के अंदर गठबंधन की ही सरकारें हैं, और बीजेपी ने शायद हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं छोड़ी होगी जिसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनी। जी, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो, इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, चाहे मायावती जी हो, सब लोगों के साथ इन्होंने सरकारें बनाई। और आज तो हालत यह है कि बीजेपी दूरबीन लेकर ढूंढ रही है कि किस किस को साथ मिलाया जाए। हो सकता है हमसे गलती हुई हो सकता है हमने जल्दबाजी में कदम उठाया हो, तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम विषयों के साथ हो सकता है मेरा आज भी पर्सनल लेवल पे भी मतभेद हो, मेरे नेताओं का भी मतभेद हो, लेकिन आपके बीच में वो नहीं बोले, ठीक है, आपके बीच में वो नहीं बोले, गिव हिम 30 सेकंड। आप थोड़ी देर कविता याद करो पहले, उसके बाद बोलना। डस्टबिन लेके खोज रहे हैं, कविता याद कर लो पहले। मैं समझता हूं कि आज अगर पूरा विपक्ष जिसमें मतभेद भी है, और अगर वो एक इकट्ठा होकर मोदी जी के खिलाफ आ रहा है, जिस मंच में 7-8 मुख्यमंत्री बैठे हों और पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने से मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हों, तो ये समझ लीजिए कि देश की सरकार कितनी अनपॉपुलर है, देश की सरकार के खिलाफ कितना बड़ा माहौल है। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते थे, आज उनके अलायंस में कौन है? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, वो इनके अलायंस में। एक तरफ 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से सबको, मैं एक अकेला सब पर भारी, और फिर तमाम वो छगन भुजबल से लेकर तमाम लोग जिनके खिलाफ ईडी के तमाम केस थे, वो सब भाजपा में आ गए। ठीक है, तो हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन भी अब फेल हो जाएगी। वॉशिंग मशीन फेल हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे लूंगा आके जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब आलोक शर्मा की बात। देखिए, यहां कह रहे हैं दूसरे दलों की बात, मैं तो कह रहा हूं इन दलों के अंदर की हालात देख लीजिए। शिवसेना में समझ ही नहीं आता, ये इधर कौन रह गया, उधर कौन चला गया। एनसीपी में देख लीजिए, इधर कौन है, उधर कौन है। और ये कांग्रेस जो नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी, इसके आज तक कितने विभाजन हुए हैं। मैंने बचपन में अटल जी का एक स्पीच सुना था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए, पहले आप याद कर लीजिए, अभी वर्तमान में जो है याद कर लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का हिस्सा थी, ममता बनर्जी जी, एनसीपी शरद पवार कांग्रेस का हिस्सा थे, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे। और पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, और उन्होंने मजाक में कहा था कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अरे भाई, आपकी तो पार्टी में, और अभी देख लीजिए, आज की डेट में मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर रहे, गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ के चले गए, किरण कुमार रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर छोड़ के चले गए। अरे जनाब, आप बाकी दल तो छोड़िए, पहले अपना तो संभाल लीजिए घर के अंदर, तब दूसरे को ज्ञान दीजिए कि साहब आप दूसरे ले पा रहे हैं। ठीक है, आज लगभग 70 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए और इनके यहां पर जाके बैठ गए, इन्होंने सबको अपना लिया। आज 6 मुख्यमंत्री इनके यहां जिनकी रूट्स पुरानी कांग्रेस की। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके जब वो कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर एन बीरेन कुमार सिंह से जो मणिपुर के हैं वो भी कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में थे, और तमाम लोग। इसे इकबालिया बयान कहते हैं। 10-12 केंद्रीय, ये इकबालिया बयान है, वो इनके पास चले गए, उपलब्धि तो नहीं है ना। एक सेकंड, लेट हिम आंसर। वो सारे जब कांग्रेस में थे तब बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे वो, उनकी सीढ़ियां आती थी, बीजेपी पूरे मीडिया का समय खा जाती थी कि साहब इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, और उसके बाद सब वो बीजेपी में चुपचाप चले जाते हैं। आपने भ्रष्ट की बात हुई तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आलोक जी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर न्यायालय उनको भ्रष्टाचारी कहेगा तो वो भ्रष्टाचारी हैं, और न्यायालय नहीं कहेगा ये फेल होंगे। इनकी सरकार है, इनको प्रूव करना है। मृत्युंजय तिवारी, देखिए बिहार से वो आए हैं, गाना गा के सुना रहे हैं, अब पब्लिक कुछ डिमांड कर देगी आपसे। एक सवाल का जवाब गा के सुनाएंगे, गा के नहीं भैया, मृत्युंजय जी से। अच्छा, गाइएगा मत पर, गाएंगे। हाँ गाएंगे।
इनके पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं। क्या लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? इसका जवाब उनसे मृत्युंजय जी से पूछ लीजिए। सजा याफ्ता हो गए, अब आप उन्हें मानते हैं कि नहीं ये पूछ लीजिए। अरे उनके नेता इनसे मत पूछवाइए, इनसे पूछवा लीजिए। आलोक शर्मा जी से लालू यादव जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड उनसे पूछ लिया, 10 सेकंड। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है? पहले उन पर बोलिए ना। लालू यादव से पूछ रहा हूँ। सजा याफ्ता है, उसमें कौन मना कर सकता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उनमें कौन मना कर सकता है? लालू यादव सजा याफ्ता है, कौन मना कर सकता है? जवाब 10 सेकंड। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की, और ये बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी ये बेचारा है, गरीबों का थाली खाली है। लालू प्रसाद जी का दोष यही है, उन्होंने गरीबों के साथ न्याय किया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, जानवरों के साथ न्याय किया। चारा खाने का चारा खाकर गरीबों के साथ न्याय हो रहा था। अभी बता रहे हैं जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ने का चारा हमारे विरोधियों के पास नहीं है। ये बेचारा है का आरोप लगा रहे हैं। एक सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। 10 सेकंड और फिर सवाल। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पर आरोप लगा रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री परिवारवाद बंगलौर की बैठक में जी चिराग पासवान जी से गले मिल रहे थे, अजीत पवार जी से गले मिल रहे थे, मांझी जी के साथ उनके पुत्र थे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? बताएं देश की जनता, बताएं सुधांशु जी। हम जवाब बताएंगे हमारे नेता की बात। अब आपने 10 सेकंड का बोला था, मैंने आपको उससे बहुत ज्यादा समय दिया। लास्ट गाना भी सुन लीजिए। एक गाना बड़ा गाना गाते हैं, था, बहुत पुराना गाना था, सबको याद होगा। सुन लीजिए। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहिए। भैया तो कमाल कर दिया। लेकिन आप बताइए, देखिए मेरा इस सवाल भी है आपसे, देश की जनता से भी एक सवाल है। अब बताइए, लालू यादव अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो अब उन पे चारा घोटाले का आरोप नहीं रहेगा। एक सेकंड, महबूबा मुफ्ती अब इंडिया के गठबंधन में आ गई हैं, तो वो देश प्रेमी हो गई हैं। अब देखिए अनिश जी, भ्रष्टाचार पर आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचार की बात करने वालों का पूरी तरह से पोल खुल गया। क्या बात कर चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल। इसलिए बीजेपी का कोई नैतिक बल नहीं है। ये तो वो भ्रष्टाचार, बिल्कुल आपका अधिकार है बोलने में, आपके पास आ रहा हूं। बात होगी गरीबी पर, बेबसी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। गाना भी गाया, कविता भी सुनाई, और फिर एक और गाना सुनाया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब इन्होंने तो ये जो गाना है, ये ऋषि कपूर और डिंपल कबाड़िया की फिल्म बॉबी का है। किसी ने अगर देखी हो फिल्म, देखी होगी, एक राज कपूर साहब ने फिल्म बनाई थी। अब बताइए, वहां चले गए हैं, झूठ बोले कौवा काटे वाले गाने पे चले गए हैं। अभी बताते हैं आप बताइए क्या बोलते जी। लालू प्रसाद यादव जी कब जेल गए? 1997। मोदी जी और अमित शाह जी का तो राजनीति में नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और सुनिए, लालू यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला है। और उस समय लालू यादव जी की ही सरकार थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी, देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के सपोर्ट में। ये उदाहरण है कि हमने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। सत्ता में रहते हुए और आप सत्ता में रह करके जांच एजेंसियों को भेजते हैं, डराते हैं। तिवारी जी, त्रिवेदी जी की सुन लीजिए, सुनिए। गाना सुनाई नहीं, अभी नहीं, अभी उदाहरण और बताता हूं। इन्होंने बिल्कुल कहा भाषण से क्या ये गरीब की थाली। और हमें भी याद है बचपन में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, कहते गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, तब पूरे समाज के थे, अब कहा क्यों नहीं, मैं सिर्फ एक वर्ग का नेता हूं। फिर संकुचित किया, एक जाति का नेता हूं। फिर जब असली ताकत देने की बात आई, जेल जाने से पहले तो किसको देखे गए? अपनी जाति के। यही उनका दोष है, कमल छाप सब नजर आया, सिर्फ परिवार। और सुनिए, और आज मैं कहना चाहता हूं, ये गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और होंगी बातें। देखते रहिए, ये देश है हमारा। सवाल क्या? पूरी बात सुनिए। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं, मैं पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल बोल के। इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और सबके सामने हुई। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर
वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा, और आज बात हो रही है 2024 के चुनाव की। प्रधानमंत्री ने बोला ये जो INDA वाले हैं, ये जो विपक्षी गठबंधन है, इसमें परिवारों को भ्रष्टाचार से बचाने का गठबंधन है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार, जिसमें अखिलेश यादव है, धर्मेंद्र यादव है, डिंपल यादव है, कई सारे लोग हैं। फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा यादव, फिर गांधी परिवार आ जाता है, फिर नीचे हम चले जाते हैं तो करुणानिधि का परिवार आ जाता है। क्या आपको लगता है ये जो परिवारवाद की बेला की प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये देश की जनता को अट्रैक्ट कर लेता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं और प्रवक्ता भी, तो ऐसा लगता है कि आदमी नहीं है, मशीन है, और इनके अंदर एक कैसेट रिकॉर्ड करके डाल दी गई है और वही कैसेट बजती रहती है। हमें लगता है परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, सांप नेवले हैं, छछूंदर हैं। देश हित की जनता की कोई बात ये कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि रिकॉर्ड ही बजते रहते हैं, अपने मन से तो कुछ कह नहीं पाते। इन सवालों के एक सवाल का जवाब, आपकी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। मैं बताता हूँ अमीश देवगन जी, अमीश देवगन एक बहुत प्रबुद्ध और बहुत मुखर पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, उनकी एक छवि है। अगर अमीश देवगन का बेटा पढ़ लिख के पत्रकारिता में आ जाए तो क्या हम उसकी प्रतिभा को नकार देंगे? बिल्कुल, बहुत सही काम है, जवाब देना। मैं बात तो पूरी कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी है आपको जवाब देने। अरे बहुत सही आपने उदाहरण हम कहेंगे कि तुम तो परिवारवादी हो, लेकिन वो कहेगा मैं अपनी प्रतिभा के, अपने टैलेंट के बल पे आया हूं। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को साइकिल से चल के, संघर्ष करके, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़के अगर राजनीति में स्थापित होते हैं और अपनों से भी लड़के और परायों से भी लड़के अपने आप को सिद्ध करते हैं, तो वो टैलेंटेड हैं। और अगर अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसे ना तो ये पता राजनीति में कहां है, मेरी बात सुनो, बात तो पूरी होने दो। ना तो उसे ये पता क्रिकेट के बल्ले का साइज क्या होता है, ना उसे ये पता पिच का साइज क्या होता है, ना उसे ये पता मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अगर सचिव बना बैठा है तो परिवारवाद के कारण बना बैठा है। सही आपने कहा। उठाई जाती राजीव शुक्ला को परिवारवाद वो है, राजीव शुक्ला को पता है बल्ले का साइज क्या होता है। शरद पवार तो क्रिकेट खुद खेलते थे जाकर। अमीश जी, चलिए अब ये परिवारवाद वो है जब लोगों को बहुत कम समय आपने मुझे दूसरा उदाहरण बस बहुत संक्षेप, आपके अलायंस को सबसे संक्षेप में आपको कब मिला? अलायंस खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं नोएडा में जी। इस नोएडा के विधायक का नाम है पंकज सिंह। मेरा दावा है अगर पंकज सिंह ये बता दे नोएडा में कितने सेक्टर हैं और कितने गांव हैं, वो आदमी अगर विधायक है तो राजनाथ सिंह का बेटा होने की वजह से। ठीक, ये परिवारवाद है। मैं जवाब देता हूं, जो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर कहा। आप अगर इस चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं तो यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता ज्वाइन नहीं करेगा या न्यूज 18 ज्वाइन नहीं करेगा। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा, एंकर आर पार का मेरे परिवार का व्यक्ति बनेगा। और ये सारी पार्टियां ऐसी है, एंकर वही बनेगा मेरे बाद मेरे परिवार का, यानी मेरा कंट्रोल रहेगा। यह परिवारवाद होता है। इसीलिए मैंने ये अंतर करके इनको बताया कि किसी व्यक्ति का, वो कह रहे अखिलेश जी साइकिल पे घूमे थे, गरीब में मौका दे रहा हूं, ऐसा नहीं बने थे। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं भाई। 2012 में खुद अखिलेश यादव खिलाफ चुनाव आयोग में आए थे। अरे भाई मैं सुनिए, मैं कार्यकर्ताओं ने चुना था अखिलेश यादव का अध्यक्ष। ठीक, कार्यकर्ताओं ने चुना था। ठीक है, पार्टी के 2012 के चुनाव में अखिलेश जी का नाम सीएम के लिए कहीं नहीं था। अखिलेश मुलायम सिंह जी के नाम के ऊपर चुनाव हुआ था। और मैं पूछना चाहता हूं 38 साल के अखिलेश यादव में कौन सी ऐसी योग्यता थी जो प्रोफेसर रामगोपाल में नहीं थी? बताइए, आप जवाब दीजिए। सिवाय इसके कि मुलायम सिंह जी के बेटे थे। 17 में योगी का नाम भी नहीं था। 17 में योगी का नाम भी नहीं था। योगी जी तो अपने दम पे। और 17 में नहीं था। एक मिनट सर, परिवारवाद ये होता है। आप अपने सुनिए, अरे भाई सुनिए तो, वो भी बता, अरे भाई सुनिए तो, परिवारवाद क्या होता है सुनिए। अखिलेश जी सुनिए, आप अपने प्रथम परिवार के एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति वाला? 15 सुनो, बताइए। अरे बेटा, एक नहीं भाई, दूसरा भाई, सुनिए अब बताइए तो, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव एक बताइए जिसके पास कोई पद ना हो। और वही उनसे पूछिए। लालू यादव जी के पत्नी सीएम रही, उससे पहले साला रहे मंत्री, उसके बाद एक बेटा मंत्री, फिर दूसरा बेटा मंत्री, फिर बेटी मंत्री रहे। बताते कौन सांसद रहे? आलोक जी, क्या आपको लगता है पटना से बेंगलोर तक मतभेद की जो खबरें आई, क्या आपको लगता है एक सवाल जनता के मन में आएगा, ये गठबंधन कितना टिकाऊ होगा? क्योंकि अभी से मतभेद है, कल को आपकी सरकार बन गई, इंडिया वाली सरकार ये बन गई,
तो कभी ममता नाराज हो जाएंगी, कभी स्टालिन नाराज हो जाएंगे, नीतीश तो अभी नाराज हैं, आगे भी नाराज हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? आप खुद दिल्ली से आते हैं, आपको ज्यादा पता है। देखिए, मुझे लगता है न्यूज़ 18 को पता नहीं चला, मीटिंग के बाद लाठियां चली थी वहां आपस में। आप लोग बताइए जनता को ये बात कि वहां लाठियां चली, तलवार निकले, छालू चक्कू चले, बताते क्यों नहीं आप लोग? अभी कौन बनेगा करोड़पति के सवाल थे, नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा था? जरा 1 करोड़ का सवाल है, बताएंगे जरा कौन लड़ा था? नड्डा जी के खिलाफ किसने चुनाव लड़ा था जब वो अध्यक्ष बने थे? हमें तो पता, प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे उस दिन उनका एक्सटेंशन हुआ। क्या बच्चों जैसी बात करते? बताइए ना कौन लड़ा? नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, कह रहे प्राइमरी मेंबर नहीं थे। मतलब बचकाने पर की हद होती है यार, कोई भी बात बोलने की। उनके खिलाफ कौन लड़ा? ठीक है राजकुमार भाटी, आलोक उनके खिलाफ कौन लड़ा? हाँ, तो मैं बात कहना चाहता हूँ ना, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था होती है। ये बताइए, हम 20 साल के 8 अध्यक्ष बताएंगे, आप बताइए। नड्डा जी थे, उससे पहले अमित शाह जी थे, उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, उससे पहले नितिन गडकरी जी, उससे पहले फिर राजनाथ सिंह जी थे, उससे पहले सुनिए वेंकैया जी थे, उससे पहले अडवाणी जी थे सन 2000 से। बताओ तुम्हें 2000 से बाद कितने? उसके बाद मुरली मनोहर, उससे पहले जवाब आलोक शर्मा, उससे पहले मुरली मनोहर जोशी जी भी थे। अरे सवाल 2000 ना, सुनिए ना। अरे उससे पहले चलिए, अरे मुरली मनोहर जोशी भी थे, वो भूल गए। अरे भैया 2000 के सुनिए ना प्रभु यार, आप सुनिए। मुरली मनोहर जोशी 90 से 92 में थे। सुनिए तो लो मेरी बात। दूसरा करोड़पति का सवाल सुनिए। हाँ बताइए। एनडीए की ये मीटिंग हुई, इससे पहले कब हुई थी? कौन सी तारीख को हुई थी? पिछले सत्र से पहले। हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। कोई मीटिंग नहीं, हर सत्र से 2 दिन पहले होती है। आपको नहीं पता? मैं न्यूज़ 18 को चैलेंज करता हूं उस मीटिंग के दिखाएं। वैसे बताऊं? अब तीसरा सवाल, वैसे एक लाइन बताएं आपको। सुनिए ना, छोड़िए ना, सुनिए एक लाइन बताएं। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? करोड़पति का सुनिए ना जरा। विद ऑल ह्यूमिलिटी, अगर मीटिंग हुई थी तो उसकी खबर नहीं पहुंची अब तक। नहीं, उसका कारण है, आपको बता रहे हैं। कारण ये है, कौन बनेगा? हर सत्र से 2 दिन पहले होती है, मगर इस बार चूंकि इन्होंने मीटिंग कर ली थी, इसलिए लोगों को लगा वो मीटिंग ज्यादा सरफेस पे आ गई, वरना हर संसद सत्र 2 दिन पहले हर बार मीटिंग होती है। ठीक है, लेकिन मीटिंग तो 101 ऑल पार्टी में भी मीटिंग होना अलग है। एनडीए की मीटिंग हमने नहीं देखी, मीडिया ने देखी हो तो बताए जरूर। कौन बनेगा करोड़पति का तीसरा सवाल? अरे कोई पैसे नहीं दे रहा है कि सवाल ही पूछे जा रहे हैं, इधर से पूछते हैं उधर से पूछते हैं, जनता कह रही है भाई। अरे भाई, बोल रहे हो ना? जी जी तो सही। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कितने लोग जेल में? उसका एक का नाम बताइए। सुधांशु जी। देखिए, 1 करोड़ का सवाल है पूरा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, सुनिए। 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ। लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं आप। सुनिए, जवाब लेने दे। सुनिए, बताते हैं, सुनिए, मैं बता रहा हूं। नहीं, लाइफ लाइन यूज करनी है तो बता सकते हैं। बात तो सुनिए, पहले तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं एक इनका भी एक सवाल बोल देता हूं, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा। सबसे बड़ा कौन बने करोड़पति का सवाल जानते क्या है? एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जिसमें जिस परिवार का अभी अध्यक्ष था 100 साल पहले भी उसी के परिवार का अध्यक्ष था। 100 साल पहले मोतीलाल नेहरू 1920-21 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 1929 में मोतीलाल नेहरू हटे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, और 2019 में राहुल गांधी हटे, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। ये होता है परिवारवाद। इसलिए अगर प्रश्न याद करने तो ये भी याद करके जी अब पब्लिक इनके पास पैसे नहीं है लेकिन सवाल है। सबसे सवाल पूछना भैया। शर्मा जी से मेरा प्रश्न है कि अभी राहुल गांधी ने बेंगलुरु की मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया, तो पिछले चुनावों तक ये होता था नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो क्या अब राहुल गांधी जी डर गए हैं? और भाजपा से मेरा प्रश्न है कि भाजपा के पास बिहार के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि उनके पास कोई अलाई नहीं है अभी, तो बिहार में उनका जो मत प्रतिशत तकरीबन 23% के आसपास रहता है, 23-24% के आसपास। तो आप बिहार की चुनौती को कैसे देखते हैं 2024 के दृष्टिकोण? अच्छा, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। ओके, आलोक शर्मा 15 सेकंड में जवाब। देखिए, क्या राहुल गांधी बनाम मोदी नहीं है? अब इंडिया शब्द आया और मोदी जी केवल अकेले लड़ रहे हैं। अभी तो कहा सुधांशु भाई ने कि नाम पर वोट नहीं डलते हैं, आप ही लोगों ने कहा कि नाम पर वोट नहीं डलते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उत्तर मिल गया होगा आपको। ठीक है, दूसरी बात यह है, पर क्या इस बार राहुल गांधी चेहरा नहीं होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चेहरा बनना नहीं बनना, सांसद किसके कितने जीतेंगे, चेहरे भी बनेंगे, सारे काम होंगे। तो आपको उम्मीद है कि आपसे ज्यादा भी इनमें ये जो गठबंधन है यूपीए वाला, इसमें इंडिया वाला जो गठबंधन है, इसमें आपसे ज्यादा सीटें भी कोई ला सकता है इस बार? मुझे लगता है कि जनता तय करती है हर चीज, जनता को तय करने दीजिए। सांसद आएंगे, सांसद अपना बताएंगे, हमारा कैंडिडेट कौन होगा हमारे सांसद बताएंगे। आज मेरी इच्छा है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में सब मिल बैठकर तय करते हैं, पहली चीज।
दूसरी ठीक है। अब सुधांशु त्रिवेदी, अब आपका बिहार में आपका वोट प्रतिशत 23% है और वो बड़ी समस्या बिहार में हमारा वोट वेरी प्रतिशत, गुड क्वेश्चन, क्या नाम है आपका? देखिए बिहार में हमारा वोट प्रतिशत 2014 के बाद से लगातार कांस्टेंट है। जब भी हमारी एक बार सरकार नहीं बनी, वो तब नहीं बनी जबकि अपोजिशन का इंडेक्स 1 हो गया था। तो मगर हमारा परसेंटेज ऑफ वोट कर्नाटक में भी कम नहीं हुआ है, हम दिल्ली हारे, दिल्ली में भी कम नहीं हुआ है, इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट में हमारी स्थिति बिल्कुल अलग बनी हुई है। मैं और सवाल ले रहा हूं, मगर मैं एक बात, ये एक मिनट सर, एक लाइन सर, हमारे गठबंधन का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इनके जरा गठबंधन का पूछिए हिंदी में नाम। जब मैंने पहले दिन पूछा था तो इनके प्रवक्ता गूगल सर्च करके भी नहीं बता पा रहे थे। हिंदी वाला नाम लेने में कतराते हैं भाई, अंग्रेजी का नाम लेते हैं। ओके, हिंदी में नाम क्या है इसका? मुझे लगता है कि अभी दो तीन पार्टियां और भी आएंगी इनके साथ। एक सीडी नहीं, पहले हिंदी में नाम बता दीजिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, यूपीए एक मिनट, इनका गठबंधन बता दिया सुनिए, इनका गठबंधन था यूपीए। एक मिनट सर, एक लाइन और, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मेरी जिज्ञासा है। इनका गठबंधन था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, वो इंडिया की संयोजक बन गई। तो मैं जानना चाहता हूं क्या यूपीए समाप्त हो गया और वो अध्यक्ष से नीचे उतर के संयोजक बन गई? ये स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, या यूपीए अभी भी अस्तित्व में है? यूपीए अभी अस्तित्व में है, और यूपीए इसलिए बदला गया क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल ने यूपीए पे बड़े सारे आरोप लगाए थे। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल यूपीए के नाम पर सहज नहीं थे, उनको लगता था यूपीए भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। अरविंद केजरीवाल एक डंडा भी लेके गए थे साथ। अच्छा, मुझे पता नहीं था। आपको पता होगा, तो वो सहमत नहीं थे। तो यूपीए नाम तो आप ही ने बदला। अरे भाई, झाड़ू लेके चलते, जबरदस्ती वो नाराज है, वो ऐसा है, वो वैसा। ये मीडिया अपनी जो है ना, जो क्रिएशन कर रहा है, इसको बंद कर। नहीं, पर यूपीए नाम क्यों बदला? सुनिए, यूपीए नाम क्यों है कि नहीं, पहले ये बता दें। दोनों सवालों के जवाब देता हूं। यूपीए 20 साल पहले एक नाम रखा गया, आज गठबंधन का दायरा बढ़ा, आज देश के हालात आर्थिक सामाजिक तमाम बदले गए, तो उसमें नाम बदल लिया गया। इसमें कौन सी मतलब यूपीए का नाम बदल के इंडिया हुआ है? ये न्यूज है आपके लिए। अरे भाई, मैं फिर कहूंगा, यूपीए की जगह अगर इंडिया आया है तो आप इंडिया की बात करो ना। अच्छा, मतलब इंडिया और यूपीए भाई, यूपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए थे, बीजेपी ने भी लगाए थे। मोदी जी इंडिया के नाम पर वोट मांग रहे थे। इनके तमाम ट्विटर हैंडल्स इंडिया के नाम से चल रहे थे। जी, पीछे क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सर, मणिपुर में द्रौपदी निर्वस्त्र हो चुकी है और सत्ता में बैठी कृष्ण जी उन्हें बचा ना सका, तो क्या मणिपुर आने वाले इलेक्शंस के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा? जी। और सर, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि आपने कहा खाते खुल गए हैं जनधन योजना के तहत। सर, खाते तो खुल गए, उसमें पैसे कैसे पहुंचे? 1,92,000 करोड़ रुपए है 48 करोड़ खातों में, 1,92,000 करोड़। जी, मणिपुर पे भी उन्होंने सवाल पूछा है। हाँ, मणिपुर में मैं कहना चाहता हूं, देखिए मणिपुर में जो घटना हुई है बहुत दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। उतनी संवेदना और वेदना के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। परंतु उसके साथ यह भी है कि यह कोर्ट के निर्णय के चलते हुए या परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, आज आवश्यकता है कि उस परिस्थिति के ऊपर पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, ना कि किसी भी प्रकार का। यहाँ एक बिंदु और, आपके कुछ नेता, चाहे वो प्रवक्ता हैं या फिर किसी प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्होंने संवेदनशील ट्विटर पे कुछ बातें लिखी हैं। क्या देखिए, इस समय सरकार ने भी रिक्वेस्ट किया है कि कोई किसी प्रकार के वीडियो को शेयर न करे, कोई इस प्रकार की आपत्तिजनक और भड़काने वाली बातें न करे। सवाल ले रहा हूं, सवाल ऑडियंस, आपका किसके सवाल नहीं हुआ? आप कुछ सवाल पूछना चाहती मैडम, तो पूछिए, बोलिए क्या सवाल है? छोटा सवाल। सर, मेरा माननीय बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ईडी जैसे जांच एजेंसियां हैं, उनकी जांच तेज क्यों हो जाती है? ये सवाल है, ये सवाल आया जोरदार। ये ऑपोजिशन आरोप लगाता है कि ईडी भी आपका एक गठबंधन का पार्टनर है, ये 39 प्लस ईडी सीबीआई हो जाता है। इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं आपके प्रश्न का और विस्तार दे देता हूं। यह आरोप लगाया जाता है कि हमारी सरकार आने के बाद ही इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और इन पे केसेस दर्ज हो गए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इनमें से एक पार्टी बता दी इस पे 2014 से पहले, 2014 से इनके सवाल का जवाब मैं उसी पे 10 से 15 साल पहले एजेंसियों और कोर्ट के चक्कर भ्रष्टाचार के आरोप में राजकुमार भाटी, आप बार-बार अनाउंस की बात करते हैं, बार-बार अनाउंस की बात करते हैं। एक लाइन और बोल दो। जी, थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। मैं स्पष्ट, मैं किसी सामान्य नेता नहीं,
इस देश में एक ही मौका ऐसा हुआ है जब यह साबित हुआ किसी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार करके अपनी सरकार बचाई। कोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। और सुनिए, एक ही प्रधानमंत्री ऐसी रही है जो भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी सिद्ध होकर चुनाव कैंसिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी 1975 में, कहां भाजपा थी, कहां 40-50 साल के भ्रष्टाचार के आरोप में। देखिए, मुझे लगता है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग जब 1 लाख रुपए सामने देखते हुए और कहें और उसके बाद भ्रष्टाचार पे ज्ञान दें तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हो। मुद्दे की बात आते हैं भ्रष्टाचार के तो ये आप, अरे छोड़िए ना भाई, एक बार सुनिए भाई। 2014 के बाद सुधांशु जी राज्यसभा सांसद हैं, काफी ज्ञान देते हैं टीवी चैनल्स पे। एक केस बताइए जो मोदी जी की सरकार ने FIR की और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया। अगला सवाल बाद में पूछूं। चलिए, मैं बिल्कुल बताता हूं। 10 सेकंड भाटी इंतजार कर। ये बताइए, ये आपके दोनों नेता मुचलके पे हैं कि नहीं है? यार मुचलके और एक रमेश जी का सुनिए, मैं एक सुनिए, मेरा सवाल क्या, पूरी बात सुनिए। मैं ताली बजाने वालों से पूछना चाहता हूं। मैं पूरी बात रुकिए ना भाई। अरे भाई, मेरी पूरी बात सुनिए। आप जबरदस्ती पूरे देश को भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, झूठ बोल के। मेरा सवाल था कि 2014 के बाद मोदी जी ने एक FIR की हो, दोनों नेताओं पर जो FIR हुई है, जो केस हुआ वो 2012 का है। ताली बजाने वाले भी चलिए भाई, अब ये मान लिया 2012 का, अभी कहते हैं 2014 के बाद पेश किए गए। क्या बजाएं साहब, फंस गए गुलफाम। मैं फिर कह रहा हूं 2014 के बाद एक केस जो मोदी जी की सरकार ने किया, उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया तो उस केस को मेरा हाथ खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको झूठ पेल के चले जाते लोग तालियां बजाते हैं। बजाइए तालियां। बेरोजगारी बढ़ रही है, मणिपुर चल रहा है, लड़कियों की जंघाओं में हाथ डाला जा रहा है। और जोधपुर में क्या हो रहा है? जोधपुर में कुछ नहीं हो रहा, अलवर में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी का विवाद को तुलना करते तो तालियां बजा रही हैं, यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं एक वाक्य कह दूं, न्यायिक प्रक्रिया सुनिए, एक मिनट, जो न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। 9 साल हो गए नेशनल हेराल्ड के भाई, जवाब देने दीजिए। मैं जवाब ब्रजभूषण शरण बचकर भाग रहा है। अरे भाई, मैं पटेल Z+ सिक्योरिटी लेकर विदेश आपके बीच में मैं नहीं बोला था, पूरी बात होने दीजिए। शांति से सुन रहे हैं, इसका मतलब Z+ सिक्योरिटी विदेश में होती नहीं है। कह रहे Z+ सिक्योरिटी लेकर विदेश भाग गया। Z+ सिक्योरिटी लेकर जम्मू कश्मीर में करो, आपने जेल के अंदर क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक नहीं है। बताइए मेरी एक लाइन, एक घंटे से बताना चाहता हूँ। एक लाइन, इस देश में समय लगता मैं बताना चाहता हूँ। भट्टा बैठा दिया। अब आप बोल लूं मैं, इस देश में न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता? फिर चिल्लाने लगे भाई। जो अरे भाई, आप सिक्योरिटी लेकर एक फ्रॉड आदमी चलिए, मैं जम्मू कश्मीर में घूम रहा था। अच्छा, मेरा निवेदन है, अभी तो थोड़ी देर पहले गीत गाना हो रही थी। आप पहले तो गीत कहना चाहता हूँ, न्यायिक प्रक्रिया में कितना समय लगता है? इंदिरा जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी और सबके सामने हुई थी। कितने साल लगे थे उनको कन्विक्ट करने में? उसके बाद राजीव गांधी की उनके बेटे की सरकार रही तो 5 साल लगे थे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप दो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार भाटी, मैं माफी चाह रहा हूं, आपके पास मैं नहीं आ पाया। मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास नहीं आ पाया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लेकिन क्या वाकई जो मैंने बोला कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो 24 का चुनाव है, इसमें घमासान बहुत बड़ा होगा, ये वाकई सच है? अभी हमें वही बानगी देखने को मिली। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 18। नमस्कार।